हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट जो वर्ड है वो किन चीजों से मिलकर बना है? लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दो चीजों से मिलकर बना है पार्लियामेंट। ठीक है, तो लोकसभा में जो सीट्स होती हैं उन सीट्स पर कौन बैठते हैं? एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट के हाउसेस में बैठते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? तो जो क्वालिफिकेशंस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, दूसरा पार्लियामेंट लॉज ने बताया है। ठीक है, पार्लियामेंट का जो लॉ है उसने बताया। तो पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन बताई हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है और कौन सा लॉ बनाया है जिसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है क्वालिफिकेशन में वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या बताया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजन दिए हैं वो क्या दिए हैं। तो कौन से प्रोविजन जो है आउटलाइन किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, राइट किए गए हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है फॉर अ पर्सन टू चूजन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि एक पर्सन के पास, मान लो कि आपको कल को एमपी का इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, तो आप एक पर्सन है, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ठीक है, टू बी चूजन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको क्या चीजें जरूरी है? तो पहली जो चीज जरूरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है वो है कि ही और शी मस्ट बी मतलब जहां भी मस्ट आएगा मतलब वो चीज क्या है? मैंडेटरी है, वो होनी ही चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी है, वो कंपल्सरी है। तो ही और शी मतलब कि वो जो पर्सन है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। पहली चीज तो यही है, क्योंकि भाई पार्लियामेंट इंडिया की है तो सिटीजन भी तो इंडिया का होना चाहिए ना, तो सिटीजन तो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहली इसको याद रखेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैंडेटरी है। सेकंड, पर्सन मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब और मेक का मतलब क्या है कि वो जाकर जब वो चुने जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो इलेक्शन में क्या करेंगे? पहले इलेक्शन के जो कंपटीशन होते हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग जो हैं कैंडिडेट खड़े होते हैं। ठीक है, अब जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट आती है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक एरिया होता है। जो सीधा इस लेक्चर में आ रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो कैंडिडेट जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो क्या चुना जाएगा कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। ठीक है, लेकिन उस सीट पर बैठने से पहले इलेक्शन में वो जीत गया, इसका मतलब वो कैंडिडेट क्या हो गया? ही और शी वोन। ठीक है, वो जीत गया वो कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद उसको इस सीट तक जाने का जो सफर है, ठीक है, तो उससे पहले उस सीट पर बैठने से पहले उसको क्या लेनी पड़ेगी? ओथ लेनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल प्रॉमिस। उसको एक फॉर्मल प्रॉमिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मेक एंड सब्सक्राइब करते हैं, क्या करते हैं? ओथ करते हैं। और आप मेरी वीडियोस को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सीट पर बैठने से पहले फॉर्मल प्रॉमिस करते हैं, ओथ लेते हैं, अफर्मेशन लेते हैं, अफर्मेशन का भी सेम मतलब होता है फॉर्मल प्रॉमिस करना, उसी तरह आप मेरी वीडियोस को देखने से पहले
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलते हैं। सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन अथोराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। बिफोर का मतलब है कि उनके साथ में कौन खड़ा होता है जब वो ओथ लेते हैं, वो किन के सामने जो है उस ओथ को लेते हैं। तो वो जो ओथ लेते हैं, किन के सामने वो ओथ लेते हैं, वो पर्सन कौन होते हैं, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको ओथ लेनी है। अब इनके साइड में इनको देखेगा कौन, इनको देखेंगे वो पर्सन, कौन पर्सन, पर्सन जो अथोराइज्ड किए गए हैं। अथोराइज्ड का मतलब उस पर्सन को पावर दी गई है बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस पर्सन को अथोराइज किया है कि आपके सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे, ओथ लेंगे। ओथ को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड मेक करेंगे, मतलब ओथ लेंगे। सब्सक्राइब एंड मेक का मतलब ओथ लेना, फॉर्मल प्रॉमिस को लेना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस, किस पर्पस के लिए, ओथ एंड अफर्मेशन के लिए, कि आपके सामने, इस पर्सन के सामने जो अथोराइज किए गए हैं बाय इलेक्शन कमीशन, इनके सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या लेंगे, ओथ लेंगे, ठीक है। इन, अब इस ओथ में होता क्या है, वो क्या बोलते हैं, फॉर्मल प्रॉमिस में वो क्या ओथ लेते हैं, वो ओथ लेते हैं। अभी ये जो ओथ है ना, ये आपको शेड्यूल 3 में मिलेगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो शेड्यूल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल होता है कि आपको डिटेल एक्सप्लेशन सॉरी एक्सप्लेन करना, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करना, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में नहीं है, आर्टिकल्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शेड्यूल में जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। अब आर्टिकल में ये तो बता दिया कि ओथ लेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में ये बताया कि क्या ओथ लेंगे, तो ये एक्सप्लेनेशन हुई ना। हाँ, तो क्या एक्सप्लेनेशन है कि टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो क्या करेंगे, निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक, फेथ का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, एंड एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब होता है लॉयलिटी रखेंगे, वो लॉयल्टी रखेंगे, ठीक है। वो लॉयल रहेंगे किसके प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके प्रति वो ट्रू फेथ रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, और उसके प्रति क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही किसी भी पर्सन को ये पावर दी है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, ठीक है, इन कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो वो पहली चीज तो क्या करेंगे, लॉयल्टी रखेंगे किसके प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, क्योंकि वो क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, वो क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, ठीक है। सेकंड क्या है, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है वो बाहर के स्टेट से इन्फ्लुएंस होके डिसीजन नहीं लेता है। मतलब कि बाहर के स्टेट ने इंडिया को ये ऑर्डर दिया कि आप ये करेंगे अपने देश में, तो ऐसा नहीं होता है, कोई स्टेट हमें ऑर्डर नहीं दे सकता है। हम खुद अपने देश के लिए खुद डिसीजन लेते हैं, हम सोवरीन हैं, ठीक है। हम अपने डिसीजंस, हम अपने लॉज, हम अपनी पॉलिसी, हम जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे इंडिया का, ठीक है, वो हम खुद उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। इंडिया खुद डिसाइड करता है, बाहर का कोई स्टेट नहीं करता है। तो इस चीज को होल्ड करना, अप होल्ड करने का मतलब है कि आपको इस चीज को खतरे में नहीं लाना है, ये चीज खतरे में नहीं आनी चाहिए। तो सोवरेनिटी, सोवरेनिटी जो होती है उसको अप होल्ड करना है। एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो पीपल है, पीपल जो है, पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो आपस में क्या है, ऑनेस्ट है। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, ओके।
यस, ओके। तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि जो इंडिया के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या है, आपस में ऑनेस्ट है, ठीक है, वो इंटीग्रिटी रखते हैं, यूनिटी में रहते हैं, ठीक है, आपस में क्या रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब ही ये होता है, ठीक है, कि आपस में जो है ऑनेस्ट रहना, मोरल्स वैल्यूज होना, ठीक है, वैल्यूज को अपनाना, ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटीग्रिटी होता है। तो इस चीज को खतरे में नहीं लाना है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस चीज को खतरे में नहीं लेकर आना है। तो आप इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, आपको वो अपहोल्ड करके रखनी है। और इसका जो ओथ है वो कौन लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेते हैं, अपनी सीट पर बैठने से पहले लेते हैं, ठीक है। जो थर्ड है, जो थर्ड जो है क्वालिफिकेशन बताई है, पहली क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड है कि उनको ओथ लेनी है कि वो लॉयल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति और ट्रू फेथ रखते हैं। और दूसरा है कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करके रखेंगे, ठीक है। थर्ड जो है क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताई है, वो है कि वो जो पर्सन है वो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर्स, मतलब कि वो 30 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा का हो सकता है, लेकिन 30 ईयर से कम का नहीं हो सकता है, याद रखना 30 ईयर। थर्ड थर्ड क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं और उसमें थर्ड में पीछे जीरो लगा देना, थर्ड क्वालिफिकेशन ही ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कि वो 30 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन द केस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा की अलग देखो, जो एज लिमिट है, जो एज लिमिट है दोनों हाउसेज में सेम नहीं है, सेम नहीं है। राज्यसभा में अलग है, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए अलग है एज लिमिट, ठीक है। तो राज्यसभा में जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, कि आप 30 साल के आप होने चाहिए, ठीक है। 30 साल से कम के, 30 साल से कम के नहीं होने चाहिए, ठीक है, कम के नहीं होने चाहिए। 30 साल से ज्यादा हो सकते हैं आप, 30 साल के हो सकते हैं, 30 साल से ज्यादा के हो सकते हैं, लेकिन 30 साल से कम नहीं हो सकते। लोकसभा की जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर, कि आप 25 साल से कम नहीं हो सकते, सिर्फ 5 ईयर का डिफरेंस है, सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है राज्यसभा के और लोकसभा की एज लिमिट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। तो अगर आप 25 साल के हैं या उससे ज्यादा के हैं तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए काबिल हैं, आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो एंड नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इन द केस ऑफ लोकसभा, ठीक है। थर्ड क्वालिफिकेशन सबको याद होगी। फोर्थ जो क्वालिफिकेशन है कि वो जो पर्सन है मस्ट, ये जितनी भी क्वालिफिकेशन है ये मस्ट है, ठीक है, मस्ट है। और अधिकतर मस्ट ही होती है क्योंकि क्वालिफिकेशन दी ही इसलिए है कि ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ही और शी मस्ट पोसेसेस अदर क्वालिफिकेशन, पोसेसेस का मतलब है कि उसके पास वो भी होनी चाहिए, इन एडिशन में, इन एडिशन में वो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब की गई है। प्रिस्क्राइब का मतलब है कि पार्लियामेंट ने खुद बनाई है वो चीज, ठीक है, कि पार्लियामेंट ने बताया है कि इसके अलावा, इन तीन के अलावा भी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए बाय पार्लियामेंट। और वो एडिशनल क्वालिफिकेशन बताने के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाने के लिए, ठीक है, कि आप एडिशनल क्वालिफिकेशन को, कोई भी अगर आपको क्वालिफिकेशन इन तीन के अलावा अगर ऐड करनी है तो ये जो राइट है, ये जो अथोराइज है, ये जो पावर है, ये जो अथॉरिटी है, ठीक है, तो इस चीज के लिए किसको अथोराइज किया है, इस चीज के लिए अथोराइज किया है पार्लियामेंट को। किसको अथोराइज किया है, पार्लियामेंट को, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट ने क्या और क्वालिफिकेशन बनाई है, हाँ बिल्कुल बनाई है। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं अभी बताने वाली हूँ, वो क्वालिफिकेशन क्या है पढ़ते हैं। तो वो जो क्वालिफिकेशन है वो है ये एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन कौन से एक्ट के थ्रू बताई है, आप कोई भी चीज अगर आपको इंडिया में लागू करनी है, कोई भी चीज इंडिया में लागू करनी है
तो उसके लिए सबसे पहले एक्ट पास होता है, ठीक है। तो एक्ट के थ्रू बताया है पार्लियामेंट ने कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो एक्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो जो एक्ट है ये एडिशनल क्वालिफिकेशन बताता है, 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन वो बताता है। तो कौन सी क्वालिफिकेशन है वो हम पढ़ते हैं, 2 क्वालिफिकेशन। 4 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, ठीक है। कौन कौन से हैं, सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसको ओथ लेनी है, किसके सामने लेनी है, जो पर्सन अथोराइज कर रखा है किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। थर्ड क्या बताई है कि राज्यसभा में वो 30 साल से कम के नहीं होनी चाहिए एज उनकी, लोकसभा में 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ क्या है कि जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी वही क्वालिफिकेशन और भी होंगी एडिशनल। तो फोर्थ से रिलेटेड जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है। अब जैसे जैसे मैं ये रिवीजन के लिए आपको ये पॉइंट बता रही हूँ तो आपके दिमाग में आने चाहिए कि हाँ हाँ ये बताया था मैंने, ठीक है। अभी हम ये पढ़ के निकले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है इट मीन्स आपका फोकस कम है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, तो फोकस रखिएगा। तो फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है वो ये है, जस्ट अ सेकेंड। तो जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि he or she must be registered as an elector for a parliament constituency। मतलब क्या है इसका, कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एज एन इलेक्टर। इलेक्टर क्या होता है मैम, इलेक्टर क्या होता है और वोटर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्टर क्या होता है, इलेक्टर होता है कि वो रजिस्टर्ड होते हैं, कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं। कहाँ कहाँ रजिस्टर होते हैं, वो रजिस्टर होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो अगर कोई पर्सन रजिस्टर है, मतलब रजिस्टर का मतलब है कि ये चीज इंश्योर करती है, ये चीज बताती है, ये फैक्ट को ट्रूथ मानता है, इंश्योर करता है कि उस पर्सन का जो नेम है, कि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में जो है शामिल है, वो वोटर लिस्ट में क्या है, शामिल है। कहाँ, फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप जहां भी हैं, जैसे आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देते हैं, ठीक है। जब लोकसभा के इलेक्शन आते हैं आप उसमें वोट देते हैं, ठीक है। आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर एक स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उसके इलेक्शन अलग होते हैं, तो आप उसके लिए वोट करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए बहुत सारी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका एरिया आता है, जहां आप रहते हैं, तो वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में योर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड हैं, तो ये चीज इंश्योर करती है कि आप वोटर लिस्ट में शामिल हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, तो वोट दे सकते हैं, ठीक है। एंड एलिजिबल टू वोट, रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब क्या ये जरूरी है कि जो एलिजिबल है वोट के लिए, जो वोटर लिस्ट में शामिल है, वो वोट देगा ही? नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, क्या उनको इलेक्टर नहीं माना जाएगा? उनको इलेक्टर माना जाएगा, क्योंकि वो एलिजिबल तो हैं, बट वो उनकी मर्जी है कि वो वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो नहीं दे रहे हैं या देना क्या है, उनकी मर्जी है। तो जितने लोग वोट देते हैं उनको क्या बोलते हैं, वोटर बोलते हैं। जितने लोग वोट देते हैं उनको क्या बोलते हैं, वोटर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपना वोट दिया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में,
ठीक है, कि वो किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, ठीक है। और एलिजिबल टू वोट इज इलेक्टर, ठीक है, कि वो एलिजिबल हैं वोट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर अगर मैं कहूँ तो इसका क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं जो एलिजिबल हैं वोट के लिए, ठीक है। मतलब एलिजिबल वो वोट के लिए कब हो सकते हैं, जब वो रजिस्टर्ड होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। हम कैसे रजिस्टर्ड होते हैं, हमारा जो भी लोकल इलेक्टोरल जो ऑफिस होता है, लोकल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन एक ऑफिस होता है, उसमें जाके हम अपना क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं और हमारी वोटर आईडी आती है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी के पास वोटर आईडी है, इसका मतलब वो क्या है, इलेक्टर है, इसका मतलब वो एलिजिबल टू वोट है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का क्या मतलब है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का क्या मतलब है, हु रियली वोट्स, हु वोट्स, ठीक है, जिन्होंने वोट सच में दिया है, ठीक है, वोट जाकर दिया है। इट्स अ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिकल चीज है कि उन्होंने जाकर जो है वोट दी है, ठीक है। तो अ पर्सन, तो जो क्वालिफिकेशन है, जो पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू बताया है, इस एक्ट के थ्रू जो बताई है क्वालिफिकेशन, वो क्या क्वालिफिकेशन है कि जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एज एन इलेक्टर, ठीक है, मतलब वो एलिजिबल हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने के लिए, उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस भी एरिया में वो रहते हैं, उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो क्या है, इलेक्टर है, एलिजिबल टू वोट है, तो वो रजिस्टर्ड होने ही होने चाहिए। अगर आप एमपी के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं एज अ कैंडिडेट, ठीक है, तो आप पहली बात तो आप इलेक्टर होने चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, जो भी आपका एरिया है, ठीक है, उसमें क्या होने चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। दिस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। अब मैं आपको ये लाइन समझाती हूँ, ठीक है। देखो, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं और राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं, तो पहले क्या था, बिफोर क्या था, बिफोर ये था, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके, तो बिफोर क्या था, लोकसभा में, लोकसभा के इलेक्शन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होने से पहले, लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये राज्यसभा के इलेक्शन की बात कर रही हूँ। मतलब कि आप किसी भी एमपी की इलेक्शन के, एमपी की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा में, तो आप क्या है, अलाउड हैं फ्रॉम एनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब आप रजिस्टर्ड हैं, मतलब आप रजिस्टर्ड हैं यूपी के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन आप सीट कौन सी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के, आप जो लड़ रहे हैं कर्नाटका, ठीक है, आप कर्नाटका की जो सीट है लोकसभा की, उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप रजिस्टर्ड कहाँ हैं, यूपी के, और आप लड़ कहाँ रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए, कर्नाटका में। तो ये चीज क्या है, अलाउड है लोकसभा में, ठीक है, ये चीज लोकसभा में अलाउड है, बिफोर पहले अलाउड थी, और राज्यसभा में ये चीज अलाउड नहीं थी कि आप अगर यूपी के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं तो आप राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब यूपी के स्टेट से ही बनेंगे, आप कर्नाटका के स्टेट से नहीं बन सकते थे, ठीक है। तो पहले ये था कि जिस स्टेट में आपके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसी के थ्रू आप राज्यसभा में क्या करेंगे, इलेक्टेड होंगे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन आफ्टर क्या हुआ, ये लोकसभा का जो इलेक्शन है ये तो सेम रहा, ये अब भी जो है अलाउड है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं और लड़ किसी और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे हैं, तो ये चीज अभी भी अलाउड है, इज अलाउड, ठीक है। was also allowed, is also allowed, ठीक है, अभी भी अलाउड है, तब भी अलाउड थी। राज्यसभा के इलेक्शन में
पहले अलाउड नहीं थी, अब अलाउड है। अब क्या है? अलाउड है। मतलब अब सेम है कि आप यूपी में बैठकर यूपी के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड होकर कर्नाटका के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, कहाँ के? राज्यसभा में। तो ये चीज जो है अलाउड हो गई है अब राज्यसभा में। कब हुई? 2003 में ये चीज अलाउड हुई। ठीक है, अब आपको पूरा समझ आ गया है। अब मैं चलती हूँ पैराग्राफ पे। ठीक है, अब क्या क्वालिफिकेशन है? तो फिलहाल क्या है कि आप इलेक्टर होने चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी भी स्टेट में, इन एनी स्टेट। ठीक है, इन एनी स्टेट। आधी अधूरी बात बताते हैं, मेरे को समझ नहीं आता स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे। आधी अधूरी बात है। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एनी स्टेट। और ये जो चीज है फिलहाल इज सेम है, दोनों में सेम है इन केस ऑफ बोथ, राज्यसभा में और लोकसभा में भी। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना कि आप किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, और ये चीज अभी सेम है। द रिक्वायरमेंट दैट ए कैंडिडेट कंटेस्टिंग का मतलब होता है कि आप कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। कंपटीशन में पार्ट, कौन सा कंपटीशन? इलेक्शन में। आप जब इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के इलेक्शन के लिए, तो उसमें क्या है, आप पार्ट ले रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उस इलेक्शन में। ठीक है, कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, द रिक्वायरमेंट, पहले क्या था कि ये रिक्वायरमेंट थी, इट वॉज अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, it was a requirement that a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state, वो एक पर्टिकुलर स्टेट से होने चाहिए। मतलब कि आप अगर यूपी से जा रहे हैं तो आप यूपी के ही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टर होने चाहिए, वहीं के जो है आप इलेक्टर होने चाहिए। शुड बी एन इलेक्टर इन द पर्टिकुलर स्टेट वॉज डिस्पेंस्ड। और ये चीज डिस्पेंस्ड का मतलब होता है रिमूव करना। ये चीज रिमूव कर दी गई। कब कर दी गई? 2003 में ये चीज रिमूव कर दी गई कि आपको पर्टिकुलर स्टेट में ही इलेक्टर होना है। मतलब अब आप किसी भी स्टेट में क्या हो सकते हैं? इलेक्टर हो सकते हैं, और दूसरे स्टेट से क्या है, आप जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका इलेक्टर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो फिलहाल, लेकिन आपका इलेक्टर होना बहुत जरूरी है। इलेक्टर होना इज मैंडेटरी। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप उसी स्टेट से हैं या नहीं है इलेक्टर, जिससे आप क्या है, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं उस स्टेट से। ठीक है, इन 2006 द सुप्रीम कोर्ट upheld द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस चेंज। अब ये जो चेंज लाया गया कि 2003 में इस चीज को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि आप उसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप इलेक्टेड हैं। तो इस चीज को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया कि यस वी आर एग्री कि ये जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैलिडिटी है कि ये वैलिड है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया, अपहेल्ड किया कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है। किसकी? जो भी आपने चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि 2003 में ये जो आपने चेंज किया है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्टर होना जरूरी नहीं है। पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्टर होना जरूरी नहीं है। पर्टिकुलर स्टेट का मतलब ये है कि आप किस स्टेट से कंपटीशन पार्ट ले रहे हैं, किस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, और आप दूसरे स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो चेंज किया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब अपहेल्ड किया? 2006 में। ठीक है, और ये आया कब था? 2003 में। ठीक है, अब सेकंड जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? एक्ट के थ्रू, एक्ट का पढ़ रहे हैं हम क्वालिफिकेशन। 4 हम ऑलरेडी क्वालिफिकेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो 5वीं क्वालिफिकेशन है एडिशनल, वो हमने पढ़ी। अब जो 6ठी जो क्वालिफिकेशन अब हम वो पढ़ रहे हैं, 6th क्वालिफिकेशन क्या है?
कि ही और शी मस्ट बी, मैंडेटरी है कि वो जो मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब इफ ही और शी वांट टू कॉन्टेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम, ठीक है। जैसे लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी, हाँ लोकसभा में जैसे हमारी कितनी सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं, ठीक है, 543 सीट्स हैं। उनमें से कुछ सीट्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड होती हैं, रिजर्व होती हैं, ठीक है, फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटी। मान लो 80 सीट्स हैं, 80 सीट्स एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है कि उन सीट्स पर अदर कम्युनिटी कैन नॉट सिट। आप अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप उन सीट्स पर नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ एससी और एसटी के ही बैठेंगे, एससी एसटी कम्युनिटी की जो है पर्सन जो है वहां पे बैठेंगे, ठीक है, उन सीट्स के लिए। तो वो जो सीट जिस भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती हैं तो उस पे लड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जनरल के उस सीट के लिए लड़ सकते हैं, नहीं, सिर्फ एससी और एसटी कम्युनिटी के ही होंगे। और अगर आप इन सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, इन सीट्स पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए पार्ट ले रहे हैं, इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आप जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही मेंबर होने चाहिए, ठीक है। यू मस्ट बी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब आप शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से ही बिलोंग करने चाहिए किसी भी स्टेट में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में। मतलब सेम जैसे लोकसभा में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दूसरे स्टेट में लड़ रहा है, यूनियन टेरिटरी में लड़ रहा है, सेम जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है वो भी किसी भी स्टेट में जो है मेंबर हो सकता है शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का। और ही और शी wants to contest a seat reserve for them, अगर वो चाहते हैं कि सीट रिजर्व, ये जो सीट रिजर्व है एससी एसटी की, तो उस पर वो क्या है, एलिजिबल है अगर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। मेंबर है शेड्यूल कास्ट के मतलब बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी से। However, a member of scheduled caste and scheduled tribe can also contest, वो पार्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो एससी और एसटी कम्युनिटी के हैं वो जनरल, मतलब कोई भी उन सीट्स पर बैठ सकता है। मतलब 80 सीट्स के अलावा मान लो 543 सीट्स में से अगर ऐसा नहीं है कि एससी और एसटी कम्युनिटी जो बाकी सीट्स हैं उन पर कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती है, नहीं वो कर सकती हैं, ठीक है। वो सीट तो ये तो उनके लिए रिजर्व है ही है, ये वाली सीट्स पर भी वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो कॉन्टेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व फॉर देम, ठीक है। तो वो जो मेंबर हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं उस सीट के लिए जो उनके लिए रिजर्व नहीं है। बहुत नॉर्मल सी बात है, जो जनरल है उसमें हर कोई आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो रिजर्व है वो जिनके लिए रिजर्व है सिर्फ वही वहां जा सकते हैं।